हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? तो मेरा नंबर है +971553926205। अच्छा, मैंने आप लोगों से बस ये बात बतानी थी आपको कि कनाडा के हवाले से एक नई अपडेट बतानी थी आपको। तो उसी सिलसिले में मैंने कहा कि चले आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो बाकी सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। और कनाडा के हवाले से मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, अभी जो कुछ नई अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन जो बटन है उसको भी क्लिक करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है। तो बाकी शेंजन कंट्री के हवाले से किसी भी शेंजन कंट्री जाना हो, तो वो कहीं से भी जाना हो, तो वो 35,000 दरम जो है उसका ख़र्चा आएगा, जिसमें से 4,000 दरम जो है वो एडवांस देना होगा। ठीक है। किसी भी शेंजन कंट्री का विज़िट वीज़ा अगर आपको चाहिए होगा, 1 महीने के अंदर लग जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा भी 10-15 दिन के अंदर लग जाएगा। उनकी भी प्राइस 35,000 दरम है, लेकिन 4,000 दरम एडवांस चाहिए होगा। सही है। तो इसके अलावा वर्क परमिट है, वो आपको चाहिए, वो आप कहीं से भी लग, जो विज़िट वीज़ा है वो सिर्फ दुबई से लगते हैं, शेंजन के। और वर्क परमिट कहीं से भी लग सकते हैं, वो भले यूके का हो या आपके किसी भी कंट्री का हो। ठीक है। शेंजन कंट्री का वर्क परमिट आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। बाकी विज़िट वीज़ा डन बेसिस पे जो है अल्बानिया का, वो 20,000 दरम का है। और इसके अलावा जो मोंटीनेग्रो का है वो 25,000 दरम के हैं। बाकी इनके वर्क परमिट इनके भी मिल जाएंगे आपको। जर्मनी और जर्मनी और नॉर्वे का वर्क परमिट मिल जाएगा। 1,500 यूरो सैलरी है और 40,000 दरम खर्चे। इसके अलावा क्रोशिया, हंगरी, पोलैंड, माल्टा, लेटविया, लिथुआनिया, इनका वर्क परमिट आपको मिल जाएगा। इसकी 800-900 यूरो सैलरी है और 35,000 दरम खर्च है। ये कहीं से भी वो लग सकता है। वर्क परमिट के अंदर आपको ये परमिशन हो, ये आपको फैसिलिटी होती है कि इसमें बैंक स्टेटमेंट नहीं भी हो तो लग जाता है। स्पेन का वर्क परमिट है, 900 से 1,500 यूरो तक सैलरी है और उसकी जो फ़ीस है वो है 45 लाख रुपये, और वो पाकिस्तान से लगेगा। यूके का वर्क परमिट है, 6 महीने का सीजनल वर्क परमिट है, वो भी 45 लाख रुपये खर्चा है। स्पेन और यूके का जो है वो 2 महीने के अंदर वीज़ा लग जाएगा, वो रिन्यू हो सकता है। ठीक है। और वो भी 2 महीने का प्रोसेसिंग टाइम। उसकी सैलरी यूके की वर्क परमिट की 8 लाख से 10 लाख तक है और 1 लाख चाहिए रिन्यू होने के लिए, पाकिस्तानी रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। तो बाकी इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह और भी काम आ रहे हैं मेरे पास, कुछ मेरी मीटिंग्स हैं, वो उसके अंदर इंशाल्लाह हम और भी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बाकी कनाडा का विज़िट वीज़ा दुबई से है, वो 45,000 दरम का है, लेकिन उसमें 4,000 दरम चाहिए। अगर बैंक स्टेटमेंट है तो फिर नहीं चाहिए। ठीक है। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो फिर चाहिए। और इसका प्रोसेसिंग टाइम वो 1.5 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बाकी आप देखिए, इंशाल्लाह आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है वो पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, आईडी कॉपी। अगर पाकिस्तान में है तो फिर वीज़ा कॉपी नहीं चाहिए। वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, एफआरसी, एमआरसी, सैलरी सर्टिफिकेट, पे स्लिप और इस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसके अलावा फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, ये कुछ चीज़ें ऐसी जो हम खुद भी करके देते हैं। फ़्लाइट, बाकी ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल प्लान ये हम खुद आपको बना के दे देंगे। और कवरिंग लेटर जो होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और दूसरी बात ये याद रखिए, विज़िट वीज़े के अंदर बैंक स्टेटमेंट की वर्थ समझें, अगर 90 मार्क्स बैंक स्टेटमेंट को, 10 मार्क्स जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री की होती है। बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री भी ज़रूरी होती है, लेकिन नहीं होगा तो भी उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। तो देखते हैं। बाकी इस हफ्ते में मैं काफ़ी बिज़ी रहा हूँ। मैं एक्चुअली शारजा में रह रहा था, वहाँ से मैं शारजा नादर से शिफ्ट हो गया हूँ दुबई अलमदीना में आ गया हूँ, दोबारा उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ से मैं पहले, जहाँ मैं रहता था।
ऑफ़िस फ़िलहाल नहीं, इंशाल्लाह ऑफ़िस भी बहुत जल्दी ले लेंगे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये होता है कि जो भी काम करते हैं बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। आप लोग किसी किस्म की फ़िक्र ना करें कि क्या हो गया। इसके अलावा हम विज़िट वीज़े भी लगा के देते हैं, ठीक है। तो बाकी आप बेफ़िक्र रहें, अल्लाह ताला खैर करेगा। मेरी कोशिश है, मैं कभी-कभी काम स्लो कर देता हूँ। मेरी कोशिश होती है थोड़ा काम करें लेकिन अच्छा काम करें, ठीक है। बाकी गारंटी वग़ैरह हम 2 जगह लेते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी वो मंडी बहाउद्दीन के अंदर आप दे सकते हैं गारंटी वग़ैरह। तो बाकी इंशाल्लाह बेफ़िक्र रहें, अल्लाह ताला खैर करेगा। आप और बाकी यार मेरी कुछ मीटिंग्स और भी हैं। चलो और भी अच्छे-अच्छे पैकेजेज़ मैं आपके पास लेकर आऊँगा। बाकी आप लोग कोशिश करें यूट्यूब के ऊपर भी सब्सक्राइब करें। मेरे 72,000 फॉलोअर्स हैं लेकिन अभी यूट्यूब के ऊपर कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा-सा कोशिश करें, थोड़ी-सी मेहनत है और उसमें काफ़ी चीज़ें। अब ये जो वीडियो मैं लोड कर रहा हूँ ना, ये मैंने देनी है यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक पे नहीं देनी। तो टिकटॉक वालों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब के ऊपर आ जाएँ, इस शराफ़त से आ जाएँ, ठीक है। वरना वो जितनी अच्छी बातें हैं, अपडेट्स हैं, वो उनसे रह जाएँगी। तो बाकी जो है वो जो कनाडा की जो अपडेट है वो मैं अभी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि कनाडा की क्या नई अपडेट है। तो बाकी आप लोग जुड़े रहें इंशाल्लाह ताला, नई नई ऑफ़र्स आ रही हैं मेरे पास। और इसके अलावा माल्टा का भी है, 30,000 दिरहम के अंदर है, वर्क परमिट है। तो सॉरी, हाँ, 30 फ्रीलांस वीज़ा है 1 साल का। न्यूज़ीलैंड के 3 साल के वर्क परमिट है, वो 80,000 दिरहम का फ्रीलांस वीज़ा है, वो भी डन बेसिस के ऊपर है। और मैं आपको बात बता दूं कि जितनी भी ये आप लोग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं ना, तो इसके अंदर आप लोग ये बात याद रखें कि ये चीज़ें मैं वीज़े की जब डन बेस बोलता हूँ, इसका मतलब जब वीज़ा मिल जाएगा ना, तब आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। ये नहीं कि जब एयरपोर्ट से पार करें, जब जब मैं ऑन रीच बोलूँ या एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट बोलूँ, या मैं बकायदा बोलूँ कि जी एयरपोर्ट से आपको पार करवाएंगे, तो तब आपने जो है ना वो समझना है। इसलिए वो इस तरह स्पेशली जितने मेरे वर्क परमिट हैं शेंजन कंट्री के, ये सब डन बेस पर हैं। वीज़ा मिलने के बाद आपने उसी टाइम पेमेंट कर देनी है। शेंजन की जो विजिट वीज़े हैं ये सब डन बेस पे है, यानी वीज़ा जैसे आपको लग जाएगा आपने उसी टाइम पेमेंट करनी है। आप खुद वहाँ से एयरपोर्ट से जाके आपका जब अप्रूवल निकलेगा आप उस टाइम पेमेंट कर दिए, एक बंदे को पास बैठा दें, जाके वहाँ से अप्रूवल ले लें और 4,000 दिरहम आपने देने एडवांस। तो बाकी भागते तो नहीं हम, अल्लाह शुक्र, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि बाकी डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आपको बता दिया, पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, आईडी कॉपी चाहिए होता है, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, एनओसी चाहिए, यानी जहाँ जॉब करते हैं वो जॉब छोड़ने की एनओसी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, बैंक बैलेंस चाहिए होता है 15 से लेकर 20,000 दिरहम तक, और कनाडा और अमेरिका की कंडीशन में 30,000 दिरहम तक बैंक बैलेंस चाहिए। इसके अलावा मेरे पास और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज हैं, जिनके ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन बात करेंगे। यानी अभी तो गेम समझें शुरू हुई है, यूँ समझें, अभी तो गेम शुरू हुई है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पठान हूँ, कोहाट से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं हाईली रिस्क लेता हूँ, हाईली रिस्क लेता हूँ, और लेकिन ये कि सेफ़ली, मतलब नकल के साथ साथ अकल भी चाहिए होता है। यानी आप लोगों के लिए जो है वो ये चीज़ ज़रूरी होती है कि ना आप लोग मतलब काम करें लेकिन अपनी हिफाजत करके करें, मतलब ऐसे ना करें कि जिसमें आपकी जान को ख़तरा हो, या जो चीज़ होती है ना, जैसे ये जो लोग डंकी वगैरह बाय शिप करते रहे हैं, इसके अंदर कितने लोगों का नुकसान हुआ है। तो उस चीज़ से ना आप लोगों ने बच के रहना है। तो बाकी मैं बता रहा था डॉक्यूमेंटेशन में, अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंटेशन में फ़्लाइट हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल प्लान भी चाहिए होता है। यानी पहले दिन कहाँ गए, दूसरे दिन कहाँ गए, तीसरे दिन कहाँ गए, मतलब पूरे हफ्ते का वो जितने दिन का आपका पूरा प्लान बनाना है। वो चाहे आप जापान जाएं, जर्मनी जाएं, जिस मर्ज़ी कंट्री में जाएं, आपने वो पूरा प्रोटोकॉल जो है वो करना है। और उसमें अगर आपके पास इनविटेशन लेटर हो तो वो और ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है।
कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। आप ये मत समझें कि यार ये तो छोटी कंट्री है, इसको नहीं चाहिए। नहीं, आपके पास जो भी कंट्री है, जैसी भी है, आपने हर जगह के ऊपर पूरा पूरा जो है ना वो सारी प्रोटोकॉल सब डॉक्यूमेंटेशन का केयर करनी है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कवरिंग लेटर। ठीक है, कवरिंग लेटर के अंदर भी ना आपने जो मतलब ख्याल रखना है कि उसमें ये नहीं, जैसे एक बंदा है, अब उसकी सैलरी कम है लेकिन उसके पाकिस्तान में लाखों की जायदाद है, या उसकी अर्निंग पाकिस्तान से हो रही है या किसी और कंट्री से हो रही है, तो वो चीज़ जो है ना वो आपने कवरिंग लेटर के अंदर ना वो बताना है। ठीक है, तो वो मतलब आपने कोई चीज़ मतलब इस तरह जितनी जो बातें रह जाती है ना कहने में सुनने में, वो सारी बातें आपने कवरिंग लेटर में बतानी है, तब जाके आपका केस स्ट्रांग होता है। ये कवरिंग लेटर जो होता है ये ट्रैवल मतलब कौन इमिग्रेशन कंसल्टेंट के हाथ में होता है, जैसे मेरे हाथ में है। मुझे पता है कि मैंने कैसे आपको वहाँ से कवरिंग देनी है, और जिस तरीके से आप कवरिंग देंगे इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना वो केस स्ट्रांग हो जाएगा। भले आपने अमेरिका के लिए अप्लाई करना हो, जिस मर्जी कंट्री, लेकिन झूठ नहीं बोलना, सच कोशिश करें, ट्राई योर बेस्ट के सच बोलें। और बाकी आप लोगों से ये है कि मैं बाकी यहाँ डेरा अलमदीना में आ गया हूँ। यहाँ मार्को पोलो होटल है, इसके साथ आगे मरी रेस्टोरेंट है। मरी रेस्टोरेंट के साथ इधर यहाँ अल इराकी रेस्टोरेंट है। अल इराकी रेस्टोरेंट, मौसल अल इराकी लिखा हुआ है, उसके पास ही मैं आपको मिल लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोग मुझसे मिल भी सकते हैं मेरे पास। कोशिश करें कि जब आप लोग बिल्कुल व्हाट्सएप के ऊपर भी जो है, बाकी मैं आपको कनाडा का बताता हूँ, थोड़ा एंड में बताऊँगा ताकि आप लोग जो है ना, एंड में तो नहीं, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो कहने का मकसद है कि आप लोग ये बातें मिस ना कर देना, मतलब अभी वो मैं बताता हूँ उसका भी। कनाडा के मेरे पास 2 अपडेट्स हैं। तो आप लोग एक तो कोशिश करें कि जो व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं ना वो आपने छोटे छोटे करें, मतलब एक, अब एक बंदे से एक जवाब दो, 10 दफ़ा वो और मैसेज करें। कि कोशिश करें व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट करें, छोटे मैसेज करें, ताकि मुझे मैं औरों को भी रिप्लाई दे। मैं एक मैसेज करता हूँ, 10 मैसेज आप और कर देते हैं। मैं हैरान रह जाता हूँ। मैं फिर वो एक रिप्लाई देता हूँ, 10 मैसेज और कर देता हूँ, इतने लंबे लंबे कि मैं खाला के घर गया था, वहाँ मैंने खाना खाया था, फिर मैं सो गया था, फिर मैं उठा तो फिर मैंने सोचा आपको मैसेज कर दूँ। यानी वो पूरा मैसेज 1 घंटे का सुन भी ले तो उसमें फिर भी कोई काम की बात नहीं होती, मतलब फिर अफसोस ही होता है कि यार वही टाइम मैं किसी और को भी दे सकता था। तो आप कोशिश करें छोटे मैसेज करें, टू द पॉइंट, सिर्फ काम की बात करें, सिर्फ काम की, कि हाँ भाई मैंने यहाँ जाना है, मेरी क्या रेट है, बाकी बातें आके मिल के कर लें। ये सिर्फ टू दी पॉइंट, इररिलेटिव बातें ना करें, कि तो गिले शिकवे ना करें, वो गिले शिकवे में आप इतना टाइम गुजार देते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक दफ़ा एक को 2 लड़कों में लड़ाई हो गई। एक को उन्होंने मारा, वो बंदा बेहोश होकर नीचे गिर गया। वो गिर गया, उसको गिर तकरीबन 20-30 आदमी जमा हो गए कि इसको हुआ क्या है। गर्मियों का मौसम था, इतना ज़्यादा लोग उसके ऊपर सब झुक गए और जमा हो गए कि उस बेचारे का सांस ही दब गया और बेचारे की डेथ हो गई। आप समझ रहे हैं कि मतलब आप लोग नहीं, ये चीज़ दिमाग नहीं इस्तेमाल करें कि जिसको हवा चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, उसके बजाय मतलब आप लोगों का इसी तरह होता है कि आप सब पूछते हैं कि हुआ क्या। व्हाट्सएप पे हर बंदा मैं गिला करता है, मुझे जवाब नहीं दे रहे, और इस मैसेजेस के अंदर इतने सवाल आए थे कि वो जवाब मैं जिसको देना भी होता है नहीं दे सकता। आप प्लीज़ दिमाग से काम लें, छोटे मैसेज करें, और बस एक जवाब दे तो फिर उसका बहुत ज़रूरी मैसेज हो तो रिप्लाई करें। और इस तरह के गैर ज़रूरी मैसेज 5-5 6-6 ना करें, सिर्फ एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज कर लें, सर जी ये क्या है, इसका क्या हाल है, बस इतना बोल, इतनी सी बात है। आप लोग एक रिप्लाई देता हूँ, उसके बाद आप 10 मैसेज और कर देते हैं, फिर एक रिप्लाई दूँ, फिर 10। अब मुझे बताएं कि मैंने और लोगों को नहीं जवाब देना। मेरे पास पर मिनट हज़ार हज़ार मैसेज आते हैं, इस टाइम 11,000 मैसेज हैं जो मेरे पेंडिंग में मेरे रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा ना छोटे मैसेज करें। बाकी मिलने के लिए भी आप लोग, जो लोग सीरियस हजरात होते हैं, मिला करें, कोशिश करें कि बिला वजह ना मिलें। ठीक है, कोशिश करें बिला वजह ना मिले, कि मतलब सिर्फ मालूमात लेनी है, मालूमात लेने फ़ोन करके बात कर लें, ख़त्म करें बात। लेकिन इतनी दूर आके मैं आपको 1 घंटा दूँ, उसके बाद फिर आप लोगों ने काम भी नहीं करना होता, तो वो चीज़ जो है ना
मतलब फिर ये याद है आप लोगों को, पहले मैंने फ़ीस लगाई थी 50 दिरहम की, 20 और 50 दिरहम की। अगर ये इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी तो मैं, हो सकता है मैं आप लोगों को दोबारा से वो फ़ीस इम्पोज़ कर दूँ, ताकि गैर ज़रूरी लोगों का मिलना कम हो जाए या बंद हो जाए। आ जाएँगे, बोलेंगे ये हो गया, वो हो गया, बाद में ठुस। तो मतलब इस तरह की चीज़ें नॉन सीरियस पे, और इसके क्या कि वो, अगर मैंने आपको 2 घंटे दे दी या 1 घंटा दे दिया, अगर मैं वो ना देता तो मैं शायद उन लोगों के मैसेज के रिप्लाई दे देता, जो ज़रूरतमंद है उनको उसका रिप्लाई होता। आपने मेरा 1 घंटा भी ले लिया और फ़र्ज़ करें आपने मुझे आगे काम भी नहीं किया, तो समझो कि ज़ाया ही गया। तो इसलिए जब बिल्कुल आप सीरियस हों, हर चीज़ आप मालूमात कर लें, तभी मिले, ना अपना टाइम ज़ाया करें ना मेरा टाइम ज़ाया करें। ठीक है, इसका ये मतलब, लेकिन जो सीरियस हैं वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें, जब बिल्कुल माइंड बन जाए तब आया करें मेरे पास। तो बाकी मेरे पास ऑफिस नहीं है, बार बार आप लोग पूछते हैं ऑफिस है, नहीं नहीं है, मेरे पास ऑफिस नहीं है, ना मैं किसी का झूठ बोलता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांस में काम करूँ। ऑफिस मुझे छोटा नहीं, बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हल्का बहुत बड़ा है। छोटे ऑफिस के अंदर भीड़ लग जाती है, तो इसकी वजह से वो काम सारा होने की बजाय ख़राब हो जाता है। तो ऐसा मैं कोई काम नहीं करता कि जिसकी वजह से काम ख़राब हो जाए। ठीक है ना, इंसान इम्प्रूवमेंट के लिए करता है। ऑफिस का आप लोग कहते हैं, अगर ऑफिस कहते हैं, अगर आप लोग ये वादा करते हैं कि आप ऑफिस के वक्त में 50-50 दिरहम देंगे मुझे, फिर मैं ऑफिस लूँगा, कि ऑफिस के फिर खर्चे भी उठाने होते हैं फिर एक्स्ट्रा, कि ऐसे नहीं कि मैं फ्री में ऑफिस लेके आप लोगों के लिए बैठ जाऊँ और आप लोग आके वहाँ मेरा दिमाग चाटते रहें। काम किसी ने करना नहीं होता, बातें पूछने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, करने वाले कम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो बाकी ये कि डॉक्यूमेंटेशन, बाकी आप लोग ये रखिए ज़हन में कि जो भी लोग ये एयरपोर्ट से डिपोर्ट होते हैं, उसमें आपकी भी गलती है, उनकी भी गलती है। 2 वजह से रिजेक्शन होती है। या तो उन्होंने, जो एजेंट है, उन्होंने गलत पेपर आपके लगाए होंगे, तो वो पेपर लगने की वजह से जो है ना, वो आप लोगों का केस क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। और या उसमें ओके कर देते हैं, लेकिन जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं तो उनको, जब वो रिसर्च करते हैं, जब तहकीक करते हैं इमिग्रेशन वाले, तो पता चलता है जनाब ये तो इन्होंने लिखा फ़लाँ फ़लाँ कंट्री गया था। होता है क्या, जब आप लोग जाते हैं ना, तो जाली पेपर आप लोगों के पासपोर्ट पे लगा लेते हैं, जैसे कनाडा के लिए अप्लाई करना है, उन पे 3-4 स्टिकर लगा देंगे। जब कनाडा का स्टिकर लग जाएगा, वो स्टिकर फिर फाड़ देते हैं। जब आप एयरपोर्ट जाते हैं, जब उनको पता चलता है कि जी ये तो फलां कंट्री में नहीं गया, जब वो थोड़ा सा पूछते हैं, तो बंदे को तो कुछ पता नहीं होता, तो वो क्या होता है, उसको डिपोर्ट कर देते हैं। जब उसकी तहकीक करते हैं 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, पता चलता है वो सब झूठ था, फ्रॉड था। गलती किसकी थी, एजेंट की वजह से ये लोग भी मारे जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से खुद को बचा के रखें। इसी तरीके से जब भी आप जाएँ, कहीं भी जाएँ, वीज़ा मुझे चेक करवा लिया करें, उसका सिस्टम में होता है हर चीज़, मैं आपको वेरीफ़ाई करके दूँगा। मेरी दफ़ा एक दफ़ा का वीज़ा होगा, वो कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होगा। बाकी मेरी फ़ीस 500 तक मैं कर दूँगा, 500 दिरहम फ़ीस होगी। एक दफ़ा वेरीफ़ाई करने के 500 दिरहम होंगे, और इंशाल्लाह ताला जो मैं आपको वेरीफ़ाई करके दूँगा, वो कहीं पे भी आपका रिफ्यूज़ नहीं होगा, कहीं पे भी। ठीक है? तो इस चीज़ को भी आप ज़हन में रखें। और बाकी सब सही है, और इंशाल्लाह ताला ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें। और उसके बाद तो अभी बस यही चीज़ अब रह गई है कि ये चीज़ें आप लोग, काफ़ी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि लोग आ रहे हैं, उसके बाद पूछ के बाद जो है ना, वो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो अभी यही है कि अब जो बंदा भी आज के बाद मिलेगा, उसके ऊपर 50 दिरहम आज से इम्प्लीमेंट होगा। मैंने सोचा है इस बात का कि ये लोग जो है ना, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। जो भी बंदा मिलेगा, जो मुझसे मिलने आएगा, 50 दिरहम फ़ीस मैं चार्ज करूँगा। मैं सीधी सी बात बताऊँ, अभी मैंने किसी को ऐसे अलाउ नहीं करना कि इस तरह मिलें और टाइम मेरा वेस्ट करें। ठीक है, जो बंदा आएगा 50 दिरहम देगा, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, मिनिमम 50 दिरहम मैं लूँगा। चाहे कोई बात नहीं, तीन आ जाए, टोटल 50 दिरहम मैं फ़ीस चार्ज करूँगा। ठीक है, उसके बाद ही फिर आगे आप लोगों से बातचीत होगी। तो ये चीज़ हो गई। और ये भी इस चीज़ के लिए किया कि ताकि आप लोग जो है ना, वो थोड़ा सा सीरियस होके चले। और ये उनकी वजह से हुआ कि जो लोग आए हैं, उन्होंने आने के बाद फिर बाद में
सही फीडबैक मुझे नहीं दिए हैं, जिनको सिर्फ मेरा टाइम, और मुझे आज ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने सिर्फ मेरा टाइम ज़ाया किया है। सही है, जो गलत काम करेगा, जो गलत चीज़ चलेगा, वो फिर बाद में आके ना, अभी जब जो बंदा आएगा वो सही सोच समझ के आएगा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, शुएब का टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, तो मुझे जो है ना इनसे इतनी चीज़ वो हमें हो रही है। ठीक हो गया। और बाकी ये मैंने पता बता दिया कि जो पेपर होता है ना, कोई भी किसी कंट्री का वीज़ा होता है। अच्छा, दूसरा, आप जब भी आप लोग एयरपोर्ट से जाएं तो थोड़ा वेल ड्रेस होके, वेल मैनर होके, कटिंग शटिंग करवा के, ये सब चीज़ें करवा के आप लोग जाएं। ऐसे ही नहीं जाएं कि बस मुंह उठाए चले रहे। तो थोड़ा इंग्लिश वगैरह भी सीख लें। अगर आप लोगों ने मुझसे क्लासेस लेनी है, मैं भी आप लोग क्लासेस दे सकता हूँ। तो इस तरह थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश सीख लें। आखिर आप यूरोप कनाडा जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। दूसरा मेरा यही है कि ना, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कभी भी कोई चीज़ होती है ना, एकदम से ठीक नहीं होती है। उसके लिए टाइम चाहिए होता है। पहले दिन चीज़ ख़राब होती है, फिर ठीक होती है, फिर और ठीक होती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी की तरफ जाती है। तो एकदम से चीज़ नहीं होती। तो इस तरह मैं भी इस सिस्टम में हूँ। अलहमदिल्ला, डे बाय डे हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और माशाल्लाह बड़े अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी फीडबैक्स आ रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर बाकी चीज़ें भी बताता हूँ। बाकी आप लोग कोई भी किसी भी कंट्री की आपने फ़ाइल अप्लाई करनी हो, उसका 2000 दिरहम खर्चा है और 1000 मेरी फ़ीस, 3000 दिरहम खर्चा आता है किसी भी कंट्री का। फिर उसके बाद अगर आपने आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं तो 5000 दिरहम खर्चा आएगा। ये आप किसी भी कंट्री कहीं से भी अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें उसके अलावा 2000 दिरहम गारंटी के चार्जेस होते हैं, 7000 दिरहम खर्चा हो जाएगा गारंटी के साथ। गारंटी के साथ आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर रिफ्यूज़ होगा तब भी हम आपको रिफ़ंड करेंगे सारे। लेकिन वो 7000 दिरहम खर्चा होगा, उसमें गारंटी भी शामिल होगी। गारंटी के मैं 2000 दिरहम लेता हूँ अलग से। तो बाकी आप लोग कर सकते हैं। वो यही चीज़ें डन बेस एक्चुअली कुछ होता नहीं, वो सिर्फ आप लोग रिस्क नहीं लेते, दूसरा बंदा रिस्क ले लेता है। अब जैसे जिस कंपनी से मैं करवा रहा हूँ, शेंजन का 35,000 दिरहम लें, 4,000 वो एडवांस लेते हैं। अब 4,000 में ही वो आपको काम कर देंगे। लेकिन अब क्या करें, आप लोग ट्रस्ट करने को तैयार, लेकिन वो भी रिफंडेबल है, मेरी जिम्मेदारी। लेकिन उसी 4,000 में आपका काम हो जाना है। तो आप लोग नहीं समझते ये बात है, लेकिन आप लोग ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। तो बाकी सब सही है, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लोग जाते भी हैं। मेन आपकी कि नॉलेज आपके पास हो, इल्म हो आपके पास, तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। ठीक है, आप लोग हमेशा सक्सेसफुल होंगे। बाकी मैं दुबई में शिफ्ट हो गया हूँ, और हम डेली कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा जो है ना वो आपके लिए पैकेज लेकर आएँ, प्रोजेक्ट लेकर आएँ। कंसल्टेंट इमिग्रेशन के हवाले से मैं काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा आपको फ्रीलांस वीज़े चाहिए वो भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बाकी मेरा ये कि जो भी काम करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको गारंटी के साथ वो काम मिलेगा। ठीक है, आपको वो काम गारंटी के साथ मिलेगा। तो इंसान बाकी कोशिश करता है, अच्छाई की तरफ जाता है। बाकी नॉलेज के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा नॉलेज है। एमिरेट से लैंड में मैं सर्टिफाइड टेक्नीशियन था, सारी चीज़ों को समझता हूँ। यानी मेरा ये मौका पे अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है ना, तो वो हमेशा आपकी किसी गलती की वजह से होता है, कोई मिस्टेक्स होती हैं आपकी। तो आप वो मिस्टेक्स को जो है ना कवर करें, दूसरों को ब्लेम ना दें, अपनी मिस्टेक को कवर करें। बाकी वर्क परमिट के अंदर आपकी एजुकेशन ना भी हो, कम हो तो भी चल जाती है। बैंक स्टेटमेंट ना हो तो भी चल जाती है। कहीं से भी आप अप्लाई करें वो भी चल जाता है। लेकिन विजिट वीज़ा जो है ना, वो जो डन बेस है वो मेरे पास दुबई से ही है, शेंजन के। कनाडा का भी विजिट वीज़ा डन बेस पे, वो भी मेरे पास दुबई से ही है, कनाडा का। उसके हम 45,000 दिरहम लेते हैं, लेकिन 4,000 दिरहम उसके अंदर ही के। बाकी अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो फिर एडवांस नहीं लेंगे, अगर नहीं है तो उसमें 4,000 हम फिर एडवांस भी लेंगे। 45,000 दिरहम खर्चा है, और उसका हम जल्दी कर लेते हैं। इसके अलावा 80,000 दिरहम में किसी भी शेंजन कंट्री करा देंगे, एयरपोर्ट से निकाल के देंगे, वो फिर 80,000 दिरहम का खर्चा है। और कनाडा का भी एयरपोर्ट से निकालने के हैं, वो मैं अभी आपकी थोड़ी देर में बस बताता हूँ। तो बाकी आप लोग
हिम्मत करें, और नॉर्मल आप अप्लाई कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कंट्रीज़ के लिए। तो हर चीज़ इजी है, हो जाती है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। बाकी मेरे साथ मिलके जो काम चलेंगे वो भी मैं आपको करके दे दूंगा। तो ये चीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ये नहीं होता कि आप लोग मुझी से काम करवाएं, कोई मसला नहीं, आप कहीं से भी काम करें, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आपको पता हो कि ये क्या हो रहा है। और आप ये जो एयरपोर्ट से जो डिपोर्ट करते हैं या वहाँ जाने के बाद डिपोर्ट करते हैं, वो दो वजह से होते हैं। या तो वो आपके एजेंट ने आपके साथ कुछ गोलमाल किया होता है, करप्शन की होती है, या आपका आउटलुक अच्छा नहीं होता, यानी गैस्चर अच्छा नहीं है, आप पेंडुओं की तरह अगर एयरपोर्ट से जा रहे हैं, यानी 10 बंदों में भी आप वो देखेगा आपको, तो वो फ़ौरन पहचान लेगा कि यार ये तो बंदा कुछ मशकूक हरकतें कर रहा है। तो ऐसी मशकूक हरकतें ना करें एयरपोर्ट जाते वक्त कि सारी दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। बिल्कुल पैंट शर्ट पहन के, A1 होके, जेंटलमैन बन के जाए, कभी भी मसला नहीं होगा। और इंग्लिश के एक दो थैंक यू, वेलकम, ये एक दो वर्ड सीख लें, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं पूछेगा आपसे। कोई आपसे इतनी गहरी इंग्लिश नहीं कर, क्योंकि आप विजिट वीज़े पे जा रहे हैं ना। तो विजिट वीज़े के ऊपर किसी ने आपको अंग्रेज़ी नहीं चेक करनी है, वो उनका काम ही नहीं है। सिर्फ आपका हाल अहवाल पूछेंगे, चेक करेंगे बंदा है वही है, कोई परेशान तो नहीं है कुछ, ये तो। और कभी भी आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करें तो उनके जहन में ये होता है कि यार ये बंदा जा रहा है, ये वापस जाएगा कि नहीं। तो उसके लिए वो पूछते हैं फैमिली जा रही है नहीं जा रही, फैमिली इधर है कि नहीं है, जॉब तो नहीं छोड़ के जा रहा है, बिजनेस तो नहीं छोड़ के जा रहा, और आपके पास सेटअप वगैरह सब यहीं पे है पाकिस्तान में, दुबई में, तो उनको अंदाज तसल्ली हो जाती है हाँ ये बंदा जो है वापस आएगा। तो इस तरह की कोई भी हरकत ना करें जिससे, या ना कोई ऐसा मैसेज दें, ना ड्यूरिंग इंटरव्यू करें कि जिससे उनको ये लगे कि ये वहाँ रुक जाएगा। वो आपको लालच भी देंगे, आपने नहीं मानना, क्या नहीं मैं तो वापस आने, मैं तो ऐसे घूमने फिरने जा रहा हूँ, होता है कि फलां फलां जगह जा रहा हूँ। और जो ट्रैवल प्लान है, ट्रैवल हिस्ट्री है, ट्रैवल प्लान जहाँ जहाँ आपने जाना है वो आप बाकायदा बता दें उनको कि भाई मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, मैंने फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह, ताकि वो आपको ट्रेस कर सकें, जिस दिन जहाँ कहीं ट्रेस करना हो आपको ट्रेस कर सकें। अमेरिका का भी वीज़ा बहुत इजी है, लेकिन सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, और अपने पास थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करनी। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट हर जगह चाहिए, कोई मांगे या ना मांगे आपने रेडी करनी है। और बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये नहीं कि एक ही महीने में एकदम से 30,000 दरम शो हो जाए। बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये होना है कि पहले महीने 5,000 प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे महीने 5,000 सेविंग हो रही है, तीसरे महीने इस तरह सेविंग हो के 30,000 दरम जमा हुए हो, हर महीने सेविंग हो। इससे उनको ये अंदाज़ा लगता है कि हाँ यार ये बंदा जो जा रहा है ये इंशाल्लाह ताला वहाँ पे वापस भी आ जाए, क्योंकि इसकी तो सेविंग ही इतनी ज़्यादा है, इसको तो एक महीने वहाँ घूमने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हर कंट्री चाहती है कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए, वो विज़िट वीज़े के लिए अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि ये बंदा आए और फिर वापस भी चला जाए, यानी पैसे दे जाए और चला जाए, रुके ना यहाँ पे, बोझ ना बने हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इस लिहाज से अगर जाते हैं किसी भी कंट्री, घूमें फिरें और उनको कुछ देते जाएं, उनको ये लगे कि ये बंदा कुछ $1,000 $2,000 हमें दे के ही जाएगा, तो कौन मना करेगा आपको, मना कोई भी नहीं करेगा। लेकिन आपको शो नहीं करना कि आपने वहाँ रुक जाना है, क्योंकि आपकी किसी रिस्पॉन्स से ये नहीं पता चलना कि आप वहाँ रुक जाएंगे। और अगर आप फैमिली को लेके जा रहे हैं, जैसे 3-4 बंदे हैं, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, तो उसमें फिर हर बंदे का आपने बजट रख के करना है। नहीं, एक बंदे का अगर कनाडा का 30,000 है तो 4 बंदों का 1,20,000 तक आपने बैंक बैलेंस रखना है, ताकि उनको पता चले हाँ भाई ये बंदा फैमिली लेके जा रहा है लेकिन ये अफोर्ड कर सकता है, और घूम फिर के ये वापस आ जाएंगे। तो आपने पूरा जितनी फैमिली बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपने ख़ास तवज्जो देनी है। और इसके लिए हमारा एक 20,000 दरम वाला पैकेज भी है। 20,000 दरम में हम बंदे को ले भी आएंगे, उसको सेट भी करेंगे, उसको जॉब भी देंगे, उसको दुबई का वीज़ा भी देंगे। और दुबई का वीज़ा देने के बाद उसकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे, बैंक बैलेंस रखेंगे, और कोई उसका क्रेडिट कार्ड नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। 20,000 दरम का बैलेंस है।
कोई भी उसका नहीं निकलेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं। और इसके अलावा अगर इंडियन का अगर किसी का होता है तो उनका 10,000 dirham का जो है ना हमारे पास एक पैकेज है। 10,000, 10,000 नहीं बल्कि सॉरी, हाँ जी, 10,000 dirham का जो है ना उसका, 10,000 नहीं बल्कि सॉरी 15,000 dirham का इंडिया का हमारे पास पैकेज है। 15,000 dirham लेंगे हम, और उसके बाद जो है ना उसको हम जिस कंट्री वो कहते हैं भेज भी देंगे, लेकिन उसके नाम पे क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह निकलेंगे, पाकिस्तानी के नहीं निकलेंगे, उसके निकलेंगे। 10-15 हज़ार खर्चा आएगा, और फिर उसके बाद जो है ना 15,000 dirham, और उसके बाद उसको हम जाते वक्त या तो वो 50,000 dirham हमसे ले लें, या फिर जिस कंट्री उसको जाना होगा हम उसको भेज देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। बाकी कनाडा के लिहाज से, अच्छा उसमें जो बंदे को हम रेडी करेंगे वो चाहे पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, उसको हम जब रेडी करेंगे तो उसकी हम हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। उसकी बैंक स्टेटमेंट का ख्याल रखेंगे, उसकी डेजिग्नेशन का रखेंगे, मैनेजर की जॉब होगी, हर महीने सैलरी उसके अकाउंट में जाएगी, उसका बैंक बैलेंस का ख्याल रखेंगे, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री का ख्याल रखेंगे, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखेंगे। सब चीज़ें बड़ी प्रोफेशनल तरीके से जो है ना उसकी तैयार होगी। 6 महीने का ये पूरा मतलब प्लान है, उसमें खाना पीना रहना सब हमारी तरफ से है। आगे उसकी मर्ज़ी है, पाकिस्तानी अगर कोई है तो वो जाए अपनी कंट्री, बीच में जाए घूम फिरता करता रहे, 6 महीने उसने पूरे करने। 6 महीने तक कनाडा, यूरोप, जहाँ मर्ज़ी कहीं हम उसको भेज देंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और बाकी कनाडा की मुझे अपडेट आपको बतानी थी, जहन से निकल गया। कनाडा के लिए डन बेसिस के ऊपर कनाडा का मेरे से जो भूल गया था वो ये कि हम पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान से जो है वो 10-7 दिनों वाला जो पैकेज है वो करवाएंगे। 7 तो नहीं, शायद 10 दिन हो जाएंगे, तो उसको पाकिस्तान से हम भिजवाएंगे, और उसकी उसको 55,000 dirham खर्चा आएगा, ठीक है। और डन बेसिस के ऊपर, यानी वहाँ जैसे हम उसको फ्लाइट में बिठाएंगे, वो जो बंदा चला जाता है बस मतलब उसके बाद उसको पेमेंट क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसका कोई इशू नहीं होता अलहमदिल्ला से, तो उस बाद में वहाँ पे जैसे भी मतलब उसको मैनेज वगैरह हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं उसमें, जैसे उसको फिर सैलम भी मिल जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं। 10 दिनों का पैकेज है, 55,000 dirham जो है ना उसका खर्चा है, और ये हम पाकिस्तान से उनको कॉन्टैक्ट करवा के देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, और ये सब डन बेसिस के ऊपर है। इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आप बेफिक्र रहें। और 50 dirham आज के बाद से चार्जेस हैं। जो बंदा भी मुझसे मिलने आएगा 50 dirham फ़ीस है मेरी, ठीक है। आप लोग अपना, क्योंकि ये भी मैंने इस वजह से, क्योंकि मेरे जितने अभी एवरेज मैंने 10 क्लाइंट हैंडल किए, जिनकी 10 के 10 क्लाइंट्स से मुझे मायूसी हुई है, टू बी ऑनेस्टली। तो आज के बाद इसलिए मैंने ये रूल रख दिया कि मुझे ऐसे लोग नहीं मिलना कि जो सिर्फ मेरा अपना टाइम ज़ाया करें, मेरा करें, फ़ोन पे बातें कर लें जितना मर्ज़ी कर लें, मुझे मेरा सिर्फ मिलना ही चाह रहे हैं तो सिर्फ फिर और बात हो जाती है, टाइम ज़ाया होता है मेरा, ठीक है। तो आपको जो एडवाइस वगैरह चाहिए होगा तो 50 dirham मेरी फ़ीस है। चाहे एक आदमी आए, चाहे 3 मिलकर आ जाए, मुश्किल नहीं से 50 dirham आप लोगों को मैं चार्ज करूँगा। तो उसके बाद देखते हैं, अल्लाह ताला ख़ैर करेगा इंशाल्लाह। आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखें, तो दुआ में याद रखें। टेक केयर।